हाय एवरीवन। तो 30 जून 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं क्या क्या न्यूज़ है। तो इंडिया ने फाइनली जो टिकटॉक के साथ साथ 15 अदर ऐप्स हैं चाइनीज़ ओरिजिन की, उनको बैन कर दिया गया है। और इमरजेंट नेचर ऑफ थ्रेट इसे बोला गया, हमारे कंट्री की सिक्योरिटी और साइबर स्पेस के लिए थ्रेट बनती जा रही थी। और इसके साथ साथ शेयर इट, यूसी ब्राउज़र, क्लब फैक्ट्री, कैम स्कैनर, तो वो 59 लिस्ट जो है इन सारी ऐप्स की, वो तो हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो इसके जो रूल्स है, मतलब किसने इसको एग्जीक्यूट किया है, कौन कौन सी बॉडी होती है, उनके बारे में देखेंगे। और रूल्स आपको पता होना चाहिए, जो 69A है, ठीक है, सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69A के तहत ये जो प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009 है, उसके तहत ये किया गया है, ठीक है। अब स्टेट ओन टेलीकॉम कंपनीज जब 15 जून से, मतलब जो इंडियन और चाइनीज़ ट्रूप्स के बीच में जो क्लैशेस हुए थे गलवान रीजन में, तो हमारे 20 जवान जो थे वहाँ पे आर्मी पर्सनल वो शहीद हो गए थे। तो उसके बाद से ये जो टेलीकॉम कंपनीज है, तो इन्होंने चाइनीज़ वेंडर्स को भी साइड हटा दिया है, मतलब टू नेटवर्क अपग्रेडेशन टेंडर से। और अभी टेलीकॉम सेक्टर से भी मतलब एक बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है कि वो भी मतलब चाइना के अपोज में, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा। द कंपनी में बी रजिस्टर्ड इन सिंगापुर बट द सर्वर्स आर इन चाइना एंड चाइना इज़ कलेक्टिंग द डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि सबसे मेन जो है जो इम्पैक्ट होगा मोबाइल फ़ोन्स पे पड़ेगा फ्रॉम चाइना, एज मोस्ट ऑफ दीज ऐप्स आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन देयर इकोसिस्टम एंड प्राइसिंग। जैसे आपने शाओमी है, जो रेडमी है जिसके पास मतलब फ़ोन है, तो शाओमी के फ़ोन दे आर द हाइएस्ट स्मार्टफोन, मतलब ब्रांड्स हैं वो, और हाईएस्ट सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड्स, ठीक है। तो इनको भी मतलब बैन कर दिया गया है। इससे रिलेटेड फिर जो भी ऐप होंगी, जैसे MI जैसे बैंड यूज़ करते हैं उसका, तो वो सब भी ऐसे चलेंगी नहीं उस पर, है ना। अपग्रेडेशन नहीं होगा, प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो पाएंगी। तो ये सब चीज़ें बोली गई है। अब लार्जेस्ट बेस क्या था इंडियन का, टिकटॉक का था, विच इज़ ओन्ड बाय बाइट डांस, ठीक है। टिकटॉक जो है बाइट डांस के द्वारा ओन की गई है। अकॉर्डिंग टू ऐप ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म सेंसर टावर, 600 मिलियन टोटल डाउनलोड्स फ्रॉम इंडिया। और एक यूज़र ने मल्टीपल टाइम इसको डाउनलोड भी किया है, ठीक है, बार बार अनस्टॉल करके फिर इंस्टॉल भी कर देते थे कुछ लोग। फॉर्मल मोस्ट ऑफ थर्ड ऑफ द वीडियो प्लेटफॉर्म बेस एंड बट इंडिया डिड नॉट फीचर अमंग इट्स टॉप रेवेन्यू जनरेटर्स। और दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी निखिल गांधी हैं, जो इंडियन हेड है टिकटॉक के, इन्होंने बोला है कि इंडिया में जो ये टीम है ऐप की, तो इसमें 1000 एम्प्लॉयज़ थे अक्रॉस 8 ऑफिसेज, ठीक है। 8 ऑफिसेज हैं और 1000 एम्प्लॉयज़ हैं। तो इन सब की तो बहुत सारे, मतलब एक दिन में ही सब सरकार ने मिलियंस लोगों को बेरोजगार बना दिया है ना। तो टिकटॉक्स पेरेंट्स कंपनी बाइट डांस हैड अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 बिलियन इन इट्स इंडिया डॉलर बिजनेस ओवर 3 years, ठीक है। इन्होंने ये लाइकी भी जो है, विच इज़ ओन्ड बाय सिंगापुर बेस्ड बीगो यूसी ब्राउजर, शेयर इट 180 मिलियन एंड हेलो ऑल्सो फिगर्ड अमंग द टॉप टोटल डाउनलोड्स फॉर इंडियन लास्ट ईयर। तो हम लोग ही बहुत ज़्यादा ये कर रहे थे, सेंसर टावर के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा इनका यूज़ कर रहे थे। एंड अदर मेजर ऐप्स टू बी बैंड बाय द सेंटर इंक्लूड अलीबाबाज ग्रुप, यूसी ब्राउजर, ठीक है। तो ये यूसी ब्राउजर जो है अलीबाबा ग्रुप का है। एंड यूसी न्यूज़ ई कॉमर्स साइट क्लब फैक्ट्री, अ लोकल सेलर बेस ऑफ 30,000 एज ऑफ दिसंबर 2009। बाकी शाओमी का भी किया है। अब ये जो है एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया गया, द मूव हाउएवर वाज एग्जीक्यूटेड बाय IT मिनिस्ट्रीज इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ठीक है। तो CERTEIN के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, इसको एग्जीक्यूट किया गया। उसके बाद इसको अप्रूवल किसने दिया है, तो नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर ने इसको अप्रूवल दिया है। अब ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट का पार्ट है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है ये जानना, इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। और तो सर्ट इन और NCSC और NSCS के बारे में देख लेते हैं। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आती है। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडियन साइबर स्पेस को सिक्योर करना। और नोडल एजेंसी है विच डील्स विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स लाइक हैकिंग, फिशिंग। 2004 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। बाकी जितने भी मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है साइबर इंसिडेंट से रिलेटेड, और उसके थ्रू ये इशू भी अलर्ट करती है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट में। एंड सर्टेन प्रोवाइड्स इंसिडेंट प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स सर्विसेज एज वेल एज सिक्योरिटी क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विसेज। नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर क्या होता है,
NCSC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में PMO ने क्रिएटेड द पोजीशन ऑफ द नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट किसको रिपोर्ट करते हैं? NSA को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को, जो अभी हमारे कौन एट प्रेजेंट अजीत डोभाल है। और अजीत डोभाल भी आपको पता होना चाहिए कि 2 मेजर वो कर रहे हैं, मतलब सिक्योरिटी को डील करते हैं। एक SPG, ठीक है, SPG, और एक क्या है? DPG। तो SPG क्या है? स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप एंड डिफेंस प्लानिंग ग्रुप। ठीक है, और अब जो है ये डायरेक्ट मतलब इनका कोऑर्डिनेशन भी होता है COD के साथ, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं। और अभी जो है इसको ये बॉडी बनने के बाद जो है 3 हो गए हैं। ठीक है, अब ये है NCSC को भी ये क्या करते हैं? ये देखते हैं, ये क्योंकि डायरेक्टली रिपोर्ट करती है NSA को। अब NCCS क्या है? द गवर्नमेंट हैज़ अमेंडेड कैबिनेट प्रोविजन टू इंक्लूड द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट विच असिस्ट NSA अजीत डोभाल इनटू द रूल ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो जो भी मतलब रूल ऑफ बिजनेस है इसमें अमेंडमेंट करके और सरकार ने ये चीज़ की। एंड हाउएवर हैज़ एक्सपेंडेड ह्यूजली ओवर द ईयर्स, इसका एक्सपेंशन भी हुआ है। और अभी इसमें 4 जो है ब्रॉड वर्टिकल्स देखे जा सकते हैं। ठीक है, NSCS में 4 एरियाज कौन कौन से ये देखता है? एक तो देखता है स्ट्रैटेजिक अफेयर्स, दूसरा देखता है मिलिट्री अफेयर्स, फिर इंटरनल सिक्योरिटी, एंड 4th वन इज़ फॉरेन एंड इंटेलिजेंस अफेयर्स। ठीक है, तो ये सारे ये देखते हैं। और इसमें जो होते हैं ये इसको हेड किया जाता है डिप्टी NSA के द्वारा, डिप्टी NSA or an officer of that seniority. It even sends proposal to the cabinet after taking special permission which will now not be needed. और दूसरी चीज़ है कि AOB जो है इसमें अमेंडमेंट करके और एक क्लियर स्ट्रक्चर इसका बन गया है। ठीक है, जिसमें कौन कौन होंगे? इसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, डिफेंस मिनिस्टर होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होंगे। तो ये चीज़ इसमें जाना ज़रूरी था। तो जब ये न्यूज़ आई थी तो NSA गेट्स टीथ, ठीक है, यही इसमें बोला था, टीथ इसी को बोला गया है, किसको? NSCS को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और NCSC भी पता होना चाहिए, 2014 में ये पोस्ट बनी थी, यही इसमें डिफरेंस था। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है कि जो ये यहाँ पे इन ऐप्स के जो यूज़र थे, स्मार्टफोन यूज़र्स, वो 25 साल से कम उम्र के थे एंड दे आर हंग्री फॉर कंटेंट ऑन देयर डिवाइसेस, है ना। एंड मोर सो बिकॉज इंटरनेट कॉस्ट आर हियर आर वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड। सबसे चीप हम इंटरनेट यूज़ करते हैं। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखें, न्यूजीलैंड और बाकी ग्लोबली, तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हमें काफ़ी ऐसे मिलते हैं, तो हम ये सारी जो ऐप्स वगैरह इसमें इसको फालतू में वेस्ट करते हैं। एंड कंज्यूमर्स नंबर ओवर 800 बिलियन। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कॉप्स कमांडर टू मीट एट चुसुल टुडे इन न्यू डी एस्केलेशन बिड। ठीक है, तो दे विल मीट एट द बॉर्डर पॉइंट चुसुल द June 6, June 22 मीटिंग्स वर हेल्ड एट मोल्डो ऑन द चाइनीज़ साइड। ठीक है, तो ये अभी इंडियन साइड पे ये मिलेंगे, बातचीत करेंगे। एंड यहाँ पे पाक ट्राइज टू हीट अप LOC, 41 मिलिटेंट्स किल्ड दिस मंथ एंड स्टेप्ड अप, ठीक है, ऑपरेशंस। तो ये है अभी हमारे जहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में टेंशन रिजॉल्व नहीं हुई है। एंड अदर एक्टिव बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल LAC की जगह पे साथ साथ LOC विद पाकिस्तान हैज़ नॉट सीन एनी डिप इन इंटेंसिटी दिस ईयर। और यहाँ पे क्या है, जैसे there have been 382 ceasefire violations CFVs recorded on the LOC in May and 302 in June so far, rising sharply from 221 and 181 CFV recorded during these months last year। ठीक है, तो ये अभी आपने कुछ ही टाइम पहले वो पीर पंजाल वाला जो रीजन है वहाँ पे देखा होगा कि वहाँ पे उन्होंने मोटर और स्मॉल आर्म्स जो फायरिंग थी वो हुई थी। फिर हमारी जो स्पाई हैं उनकी डेथ हो गई थी। फिर जो पुंछ सेक्टर है उड़ी रीजन का, तो वहाँ पे भी हुई। उसके बाद जो हाजीपीर है तो वहाँ पे एक अख्तर बेगम जो सिविलियन थे उनकी डेथ हो गई है ना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से भी लगातार थ्रेट आ रही हैं। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। कंटिन्यू टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी ये कि चाइनीज़ ट्रूप जो है, सोर्सेज से ऐसा जानकारी मिली है कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पेंगोंग सो लेक के किनारे और गलवन और डिप्सांग प्लेन्स, तो वहाँ पे जो डिप्सांग प्लेन जहाँ पे दौलत बेगी ओल्डी रोड जो है इंडिया की स्ट्रैटेजिक बेस है नियर काराकोरम पास, तो वहाँ पे वो बिल्कुल बना रहे हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट,
तो यहाँ पे एक न्यूज़ है, तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल अर्जेस UNHRC सेशन ऑन राइट्स अब्यूज बाय चाइना। ठीक है, तो ये जो CTA को क्या बोलते हैं, मतलब निर्वासित सरकार तिब्बत की। तो यहाँ पे इनके प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका, लोपसांग। यहाँ पे ठीक है, अभी नाम नहीं दिख रहा है, बट इनका ये है इन ए स्टेटमेंट, लोपसांग संगे। ठीक है, CTA एंड तिब्बतन्स बोथ एंड आउटसाइड तिब्बत वुड लाइक टू थैंक द UN एक्सपर्ट्स फॉर देयर टाइमली इंटरवेंशन एंड वेलकम देयर कॉल फॉर अर्जेंट डिसिसिव मेजर्स अगेंस्ट द चाइनीज़ गवर्नमेंट। तो इनका ये कहना था कि तिब्बतन्स विद इन तिब्बत आर सफरिंग अंडर द अथॉरिटेरियन रूल ऑफ बीजिंग। ठीक है, तो ये कहना है, और जल्दी से जल्दी मतलब इसमें इंटरवेंशन होनी चाहिए। इंडिया की भी बोला गया है, और साथ में UNHRC की भी बोला गया है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC की। ठीक है, तो चाइना मतलब क्या कर रहा है तिब्बत में, एक तरह से सांस्कृतिक नरसंहार, कल्चर मैसेकर जिसे बोलते हैं, कल्चरल जेनोसाइड का आरोप लगाया है इन्होंने सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन ने। और UNHRC से ये अनुरोध किया कि चाइना के द्वारा तिब्बत और जो दूसरे रीजन्स हैं, दूसरे रीजन जैसे जिनजियांग है वहाँ का, और हांगकांग प्रोविंस हांगकांग है, और ताइवान रीजन है, तो वहाँ पे भी मतलब वो क्या करें, जल्दी से उस स्थिति को देखें और कुछ स्टेप्स लें। ठीक है, तो ये चीज़ बोली गई है इसमें। एंड एक्ट विद अ सेंस ऑफ अर्जेंसी टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल फ्रीडम्स इन रीजन्स अंडर चाइना इंक्लूडिंग तिब्बत, हांगकांग, जिनजियांग। तो यही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है UNHRC के बारे में अभी देखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, उत्तराखंड ओकेज फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र फॉर रोड्स टू चाइना बॉर्डर। ठीक है, तो ITBP के लिए ताकि मूवमेंट थोड़ा स्मूदर हो जाएगा, रोड थोड़ा बेहतर बनेगी, तो हमारे जो ट्रूप्स हैं आर्मी के, वो अच्छे से वहाँ पे जा पाएंगे। तो अभी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की अप्रूवल मिलना इसको बाकी है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कहाँ पे ही बनेगा। इट्स गो हेड टू 3 प्रपोजल्स ऑन ट्रांसफर ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन गंगोत्री नेशनल पार्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड्स टू मेक मूवमेंट ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। एंड गंगोत्री नेशनल पार्क इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया। और जो उत्तराखंड के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं फॉरेस्ट, आनंदवर्धन, इन्होंने बोला है कि लैंड ट्रांसफ़र फॉर दीज रोड्स विल बी सेंड टू द नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड नेक्स्ट। ठीक है, तो उसके पास जाएगा। और यहाँ पे अंडर दिस प्रपोजल अ टोटल 73.36 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड एट 3 डिफरेंट साइट्स ऑफ गंगोत्री नेशनल पार्क विल बी रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर। ठीक है, तो सेपरेट रोड हम बनाएंगे। एक 11 किलोमीटर रोड है सुमला से थांगला के बीच में, एंड मंडी टू संगचोला रोड है, एंड अ थर्ड जो है 6 किलोमीटर की होगी, स्ट्रेच प्रपोज रोड फ्रॉम त्रिपदी टू रंगमा चगाट। ठीक है, रंगमा चगाट। और दूसरी चीज़ है कि द एरिया वेयर लैंड हैज़ टू बी ट्रांसफर फॉर रोड डेवलपमेंट इज़ इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। और जो एजेंसी होगी, क्योंकि आपने ज़्यादातर BRO का नाम सुना होगा, जो भी बॉर्डर पे बनाते हैं रोड, लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है, CPWD। ठीक है, CPWD क्या है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ये डेवलप करेंगे रोड। एंड अभी एक और दूसरा ITBP एंड आर्मी पर्सन विल हैव टू वॉक 15 to 25 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ दिस प्रपोज रोड स्ट्रेचेस टू नियर द बॉर्डर। ठीक है, तो वो जा पाएंगे। अभी एक और सेंसस भी आया है उत्तराखंड का, एलिफेंट काउंटअप। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि एलिफेंट सेंसस टेकन अप बिटवीन June 6 and 8, और अभी जो है काफ़ी संख्या बढ़ गई है एलिफेंट की। 2026 एलिफेंट उत्तराखंड में है अभी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। बाकी ये देख सकते हैं आप कि कितने फीमेल है, कितने एडल्ट मेल है, और कितने मखना है, कितने टस्कर हैं, ये सारी चीज़ें। और CPWD और गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में हम देख लेते हैं क्या है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क जो है ये अपर कैचमेंट ऑफ भागीरथी रिवर पे ये स्थित है, उत्तरकाशी जिले में आता है उत्तराखंड के, और ये 2390 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और ये जो है यहाँ पे लेपर्ड है, आइबेक्स है, ताहर, हिमालयन बार्बेट, सैरो, फिजेंट्स और डोव्स, पिजन्स, ये सारे यहाँ पे पाए जाते हैं एनिमल्स। ठीक है, एंड इट प्रोवाइड्स मैजेस्टिक ब्यूटी ऑफ कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट एंड ग्रैंड्योर ऑफ ग्लेशियल वर्ल्ड कंबाइंड विद लश ग्रीन मेडोज। तो ये सारी चीज़ें भी हैं गंगोत्री नेशनल पार्क में। एंड CPWD क्या है, केम इनटू एग्जिस्टेंस जुलाई 1854। लॉर्ड डलहौजी ने ये सेंट्रल एजेंसी इस्टेब्लिश की थी, ताकि जो भी मतलब पब्लिक वर्क है उसके लिए। सेटअप अजमेर प्रोविंशियल डिवीज़न, इट इज़ हाउस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाता है कि CPWD जो है किसके अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत क्या आता है। और दिस कंसिस्ट 3 विंग्स इन एग्जीक्यूशन फील्ड, BNR बिल्डिंग्स एंड रोड्स, एंड EN इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ठीक है, थ्रू द प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज इन डिसिप्लिन। तो ये सारे जितने भी आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो ये सब इसको ये करते हैं,
इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, 162 ईयर्स का, हैज़ एग्जीक्यूटेड प्रायोरिटी ऑफ वर्क्स इन डिफिकल्ट एंड डिमांडिंग जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो अगर ये आ जाता है कि अभी रिसेंट में उत्तराखंड में अप्रूवल मिला है आईटीबीपी के लिए, मतलब जो मूवमेंट है वो आसान करने के लिए, तो क्या वो बीआरओ वहाँ पे रोड बिल्ड करेगा या फिर क्या करेगा सीपीडब्ल्यू? तो आंसर पता होना चाहिए, सीपीडब्ल्यू कर रहा है, ठीक है, सीपीडब्ल्यूडी। और इट इज़ हेडेड बाय डीजी हु इज़ ऑल्सो द प्रिंसिपल टेक्निकल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और बाकी के ये पैन इंडिया प्रेजेंस है इनकी, और इनके 1982 में जब एशियन गेम्स हुए थे और कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में हुए थे, तब भी इन्होंने स्टेडियम और इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह किया था। आईटीबीपी के बारे में भी जानना जरूरी है। आईटीबीपी इज़ वन ऑफ द 5 सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज इन इंडिया, और 24 अक्टूबर 1962 को ये गठित हुई थी। सीआरपीएफ एक्ट, ठीक है, जो सीआरपीएफ एक्ट है 1962 का, जो सिनो इंडिया वॉर हुआ था उसके बाद से इसको गठित किया गया था। इट वॉज प्रोवाइडेड फुल ऑटोनॉमी आफ्टर पार्लियामेंट इनेक्टेड द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स एक्ट 1992, ठीक है, यहाँ से इसको फुल ऑटोनॉमी मिल गई थी। अभी इसको मर्ज, इसमें जो असम राइफल्स है उसको मर्ज करने की भी बात की जा रही है। इसका मोटो है शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा, वेलोर, स्टेट फास्टनेस एंड कमिटमेंट। और 90,000 के करीब यहाँ पे सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस फोर्सेस के जो पर्सनल है वो हैं, और 3,448 किलोमीटर का जो इंडो चाइना बॉर्डर है उसको ये देखती है, विद टीएआर क्या है, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, एंड काराकोरम पास से लद्दाख इन जलेपला अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, जलेपला पास अरुणाचल प्रदेश में है। एंड आईटीबीपी फोर्स इज ऑल्सो एंगेज इन अ वेराइटी ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। ये इसके अलावा भी मतलब बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, कहीं पे जैसे डिज़ास्टर आ जाता है तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट करते हैं, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल डिज़ास्टर, यूएन पीस कीपिंग मिशन, सिविल मेडिकल कैंप, तो यहाँ पे भी आईटीबीपी के जो जवान हैं उनको भेजा जाता है। अब नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ क्या है? ये स्टैट्यूटरी बोर्ड है, कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफिशियल इन 2003 अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको 2003 से फिर कंस्टिट्यूट किया गया। और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसको चेयर कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रमोशन ऑफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। द बोर्ड इज एडवाइजरी इन नेचर एंड कैन ओनली एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मेकिंग फॉर कंजर्वेशन ऑन ऑफ वाइल्ड, ठीक है। अगर बोला जाता है कि क्या इनकी जो रिकमेंडेशन है, एडवाइस है, वो मैंडेटरी है, तो ये एडवाइजरी ही है, मैंडेटरी नहीं है, केवल ये ओनली एडवाइज कर सकता है गवर्नमेंट को। It is important body because it serves as an apex body for the review of all wildlife related matters and approval of projects in around national parks and sanctuaries. यहाँ पे यूएनएचआरसी के बारे में भी है, 2006 में स्टैब्लिश हुई थी, यूएन की बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस की, और ये जो भी मतलब ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करती है। 47 मेंबर स्टेट्स इसमें है विच आर सेलेक्टेड बाय द यूएन की जो उनगा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, 3 ईयर का जो लॉन्ग टर्म्स होता है इनका। और द काउंसिल ऑल्सो कैरीज आउट द यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ऑल यूएन मेंबर स्टेट विच अलाउज सिविल सोसाइटी ग्रुप्स टू ब्रिंग एक्यूजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन मेंबर स्टेट्स टू द अटेंशन ऑफ द यूएन, ठीक है। नेक्स्ट है डील इंक्ड फॉर फर्स्ट इंडियन भूटान जॉइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट साइन किया गया है इंडिया और भूटान का, ये पहला जॉइंट वेंचर है। कौन कौन सी कंपनी है इसमें? दिस इज़ द फर्स्ट जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन भूटान, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड एंड रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन। और इसमें जो है 600 मेगावाट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स लोकेटेड ऑन द लोअर कोर्स ऑफ द खोलोंगचू रिवर और इन ईस्टर्न भूटान थ्रासिंगस्टे डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो ये खोलचुग रिवर पे है जो ईस्टर्न भूटान में है, थ्यांगचू डिस्ट्रिक्ट के पास में। एंड द कंसेशन एग्रीमेंट ऑफ फॉर द 600 मेगावाट खोलचू प्रोजेक्ट बिटवीन द भूटानीज गवर्नमेंट एंड खोलुंगचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड वाज साइंड इन द वर्चुअल प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, तो ये से थे। और भूटानीज काउंटर पार्ट जो थे टांडी डोरजी, इनके बीच में ये वर्चुअली ये साइन हो गया है। अभी जितनी भी मतलब कॉन्फ्रेंस ज़्यादातर होंगी ऑलमोस्ट वो वर्चुअली ही होंगी, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट एक्सपेंड्स इट्स सुप्रीम कोर्ट टीम लेड अगेन बाय वेणुगोपाल एज एजी एंड मेहता एज एसजी। तो यहाँ पे बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है और जो सॉलिसिटर जनरल है उनका यहाँ पे मतलब टर्म इंक्रीज़ किया हुआ है 1 साल और के लिए। सीनियर एडवोकेट तुषार मेहता कंटिन्यूज एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर एन अदर 3 years और टिल फर्दर ऑर्डर्स, ठीक है।
तो यहाँ पे एजी के बारे में मैंने आर्टिकल बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है, चीफ लीगल एडवाइज़र है यूनियन गवर्नमेंट के, जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं उसमें एडवाइस करते हैं। और कैपेबल जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता हो उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं, और भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। और क्या 5 साल तक वो हाई कोर्ट में या तो जज रहे या फिर 10 साल तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे, एमिनेंट जूरिस्ट होना चाहिए। बाकी का क्या है कि वो दे कैन बी पार्ट ऑफ एनी कोर्ट इन इंडियन टेरिटरी, कहीं पे भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन जो दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो यहाँ पे जो जॉइंट सिटिंग होती है इनकी, तो वहाँ पे भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, वो वोट नहीं कर सकते। ठीक है, राइट टू वोट उनको यहाँ पे नहीं है। बाकी वो सारी जो पावर्स हैं, जो एमएलएज की तरह ही, जो पार्लियामेंट के अदर एमएलएज है उसकी तरह वो करते हैं। बाकी इनका रिमूवल का यहाँ पे कोई भी मतलब इनको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि किस तरह से रिमूव करना है, और फिक्सेशन भी नहीं है। ठीक है, और वहीं जो सॉलिसिटर जनरल है एसजी तुषार मेहता है जैसे अभी, तो इनका जो है फिक्स है। ठीक है, ये मेंशन है कि 3 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट होगा, और सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, लीगल मैटर पे एडवाइस करते हैं। बाकी वही है कि पार्ट वोट वगैरह नहीं कर सकते। नेक्स्ट, यहाँ पे तो करतारपुर कॉरिडोर के बारे में पता ही है कि अभी इंडिया के साइड से मतलब अभी हमने होल्ड पे ही रखा है कि वहाँ से हमारे तीर्थयात्रियों को यहाँ से भेजेंगे या नहीं। स्पेशल अरदास वाज हेल्ड एट गुरुद्वारा दरबार साहिब इन करतारपुर। ठीक है, तो गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर से ये जो इंडिया में जो गुरु डेरा बाबा नानक है गुरदासपुर का पंजाब में, तो उसको कनेक्ट करता है। और रावी रिवर पे ये है करतारपुर, और 18 ईयर्स जो लास्ट के गुरु नानक देव ने अपने यहाँ पे ही स्पेंड किए थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। महाराजा रंजीत सिंह की यहाँ पे क्या थी, एनिवर्सरी थी, डेथ एनिवर्सरी। ठीक है, तो ये है लॉयन ऑफ दिल्ली भी बोला जाता था। नेक्स्ट जो यहाँ पे एडिटोरियल के बाद जो था, रीडिंग द ड्राफ्ट EIA नॉर्म्स, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये बोली गई है कि जैसे 2006 वाला जो ड्राफ्ट था EIA का, उसको रिप्लेस करके ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका, और इसको बोला जा रहा है कि रिग्रेसिव डिपार्चर ये होगा। अब बैकग्राउंड में क्या है, सबसे पहले देखो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था इन्वायरमेंट पे, उसके बाद इंडिया ने 2 लॉ इनेक्ट किए थे, एक वाटर 1974 का एंड कंट्रोल एयर 1981 पोल्यूशन। उसके बाद फिर लेकिन सबसे ज़्यादा फिर क्या हुआ, 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी डिज़ास्टर हो गया था। तो फिर हमने मतलब एक ये सोचा कि एक अम्ब्रेला एक्ट की ज़रूरत है, तो फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो था वो पारित कर लिया गया। एंड अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंडिया नोटिफाइड इट्स फर्स्ट EIA नॉर्म्स इन 1994। 1994 में पहला EIA जो नॉर्म्स था वो मिला हमें, और सेटिंग इन प्लेस अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटिंग एक्टिविटीज़ दैट एक्सेस यूटिलाइज एंड अफेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नाम से ही मतलब क्लियर है कि इन्वायरमेंट पे किसी भी प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको असेस करना। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर कोई भी उसको अगर अप्रूवल देना है तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। ठीक है, तो अब यही चीज़ बोला गया है इसमें कि मतलब ये प्रोटेस्ट इसका इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें डी फैक्टो कंसेंसस भी है एंजॉयड बाय इंडस्ट्री, और लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी टू इंश्योर कंप्लायंस ऑफ्टन रेंडर्स लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्लियरेंस कंडीशन मीनिंगलेस। तो ये सारी चीज़ें बोली गई है। और देखो गवर्नमेंट की जो डिस्क्रिशनरी पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इसने बढ़ाई है, और साथ में जो पब्लिक इंगेजमेंट है उसको लिमिटेड कर दिया है। ठीक है, क्योंकि पब्लिक को ही पता रहता है कि मतलब क्या चीज़ें डैमेज होने वाला है इससे एनवायरनमेंट को, लेकिन यहाँ पे उनका कंसेंसस नहीं लिया जाएगा। इवन जो छोटे छोटे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो भी मतलब यहाँ पे नहीं देखे जाएंगे, लार्जर प्रोजेक्ट को ही क्या किया जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। वाइल प्रोजेक्ट्स कंसर्निंग नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी आर नेचुरली कंसिडर्ड स्ट्रैटेजिक, तो वो तो उसमें तो हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि गवर्नमेंट उसमें सीधा सीधा बोल देती है ये हमारे स्ट्रैटेजिक और डिफेंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो यहाँ की जो लैंड है हम इसको एक्वायर कर सकते हैं चाहे एनवायरनमेंट का मतलब कितना भी नुकसान हो। ठीक है, लेकिन बाकी के जो है जैसे कि द न्यू ड्राफ्ट एग्जम्प्ट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स फ्रॉम पब्लिक कंसल्टेशन, उसमें पब्लिक कंसल्टेशन नहीं लिया जाएगा। जैसे लीनियर प्रोजेक्ट सच एज रोड्स एंड पाइपलाइंस बॉर्डर एरियाज विल नॉट रिक्वायर एनी पब्लिक हियरिंग। ठीक है, बॉर्डर एरिया को कैसे डिफाइन किया गया, इज डिफाइंड एज एरिया फॉलिंग विद इन 100 किलोमीटर्स एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद बॉर्डरिंग कंट्रीज इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें बोली गई हैं इसमें। और 2 क्लॉज ये है इसके जो मतलब इसका अपोज कर रहे हैं एक्टिविस्ट, ये है कि सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द न्यू ड्राफ्ट आर द प्रोविजन फॉर पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस एंड
अबैंडनिंग द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ठीक है। तो जो भी है मतलब इन्वायरमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग विल नाउ बी एबल टू अप्लाई फॉर क्लियरेंस। तो जो भी लोग, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आप उसकी क्लियरेंस से पहले आप वो प्रोजेक्ट शुरू भी कर दोगे, उसके बाद आप बताओगे कि इतना इतना यहाँ पे मैंने इतना डैमेज किया है एनवायरनमेंट का, ये चीज़ों का नुकसान हुआ है, ठीक है। तो तब आपको ये क्लियरेंस मिलेगी, और फिर जो भी फ़ाइन होगा फिर अब वो आप फ़ाइन पे करके और फिर अपनी जिम्मेदारी से ऐसे इस तरह से बच सकते हैं। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है, इस तरह का है। बैन ऑन टिकटॉक एक्सेट्रा, वाई, हाउ, व्हाट, नाउ, ठीक है। तो यही है 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। मेरे ख्याल से बस सारा वही सब चीज़ें हैं, दोबारा हम इसको डिस्कस करने की इससे ज़रूरत नहीं है। और ये है, विल द बैन बी परमानेंट। तो टिकटॉक वाज बैंड इन इंडिया। जब मद्रास हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आया था तो उसके बाद भी मतलब ये बैन हुआ था, लेकिन कुछ ही दिन बाद कोर्ट ने इसको वैकेट कर दिया था बैन को, फिर से ये यूज़ होने लग गया। लेकिन अभी थोड़ा सिचुएशन अलग है, अभी ये हो सकता है इट कुड बी अ वार्निंग टू बिगर चाइनीज़ बिजनेसेस एंड टू चाइना इटसेल्फ, ठीक है। तो काफ़ी बड़ी ये वार्निंग है चाइना के लिए। वर्चुअल स्ट्राइक हमने की है। गवर्नमेंट टू कलेक्ट डाटा ऑनलाइन वया मोबाइल टेलीफोन्स इंटरव्यू, ठीक है। तो अभी तो मतलब जो स्टैटिकल सर्विस ऑफिस है तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा काम हो नहीं रहा है, मतलब वो तो ऑलरेडी उनका यही था ना कि हाउस टू हाउस जाके सर्वे कंडक्ट करना, लेकिन अभी वर्चुअली बोल रहे हैं। And we have revamped and revised our data collection process. We are educating our enumerators on how to maintain social distance and still be able to collect data. तो ये it's going to be branded by the name e-Sigma, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? e-Sigma. This will pave the way for more intelligent, more easy data to be captured using mobile devices. And ये सब है, ठीक है। डाटा कैप्चरिंग जो है will be supplemented and ऑग्यूमेंटेड बाय टेलीफोनिक इंटरव्यू एज वेल एज बाय वेब बेस्ड जो इंटरव्यू होते हैं उससे ये कलेक्ट किया जाएगा। भारत बायोटेक कोविड वैक्सीन फर्स्ट इन इंडिया टू गेट अप्रूवल फॉर ह्यूमन ट्रायल्स, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने अप्रूवल दे दिया है किसको, जो हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक इंडिया है, तो ये ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स करेगा किसका, कोवैक्सीन, ठीक है। कोवैक्सीन का मेकिंग इट्स द फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन। तो ये ह्यूमन स्पेस का ट्रायल होगा, और जो ये होगा भारत बायोटेक्स एप्लीकेशन टू कंडक्ट फेज़ 1 एंड फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर कोवैक्स स्टेटेड इन द रिलीज, एंड ICMR के साथ कोलैबोरेशन करके ये कर रहे हैं, ठीक है। ICMR एंड NIV क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इंस्टीट्यूट है, वायरोलॉजी का इंस्टीट्यूट, क्योंकि ये बहुत सारे जो नेशनल जो डिजीज़ है उनको मॉनिटर मतलब एक तरह से मॉनिटर भी करता है, जैसे जापानीज़ इंसेफ्लाइटिस को, इन्फ्लुएंजा को, मिजल्स को, रोटा वायरस को, हेपेटाइटिस को, कोरोना वायरस को, ठीक है। इन सबको भी ये मॉनिटर करता है। और ये तो यहाँ पे ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं, ह्यूमन ट्रायल्स करेंगे, ठीक है। DCGI भी पता होना चाहिए। DCGI जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग, सेल और इम्पोर्ट्स, ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग से लेके जितने भी मतलब प्रोसीजर होते हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है। लाइसेंसेस को अप्रूवल वगैरह देता है ये, तो यही इसमें इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।